हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 6 का लास्ट चैप्टर इंग्लिश का, जो कि है द बनियन ट्री। इस चैप्टर में हम दोबारा एक मंगूस की कहानी पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने डेजर्ट एनिमल मंगूस के बारे में पढ़ा था। अब पैक्ट विद द सन वाली बुक के अंदर के सेकेंड चैप्टर के अंदर भी हमने मंगूस की कहानी सुनी थी। इस चैप्टर के अंदर हम दोबारा एक मंगूस और कोबरा के बीच की लड़ाई देखने वाले हैं। द फाइट ऑफ कोबरा एंड मंगूस इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। इंडिया के अंदर मंगूस और कोबरा दोनों पाया जाता है और इस कारण से हमें इंडिया में मंगूस और कोबरा की लड़ाई को देखने का मौका मिलता है। एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम, और इसका आउटकम एक ही आता है। पता नहीं चलता कि मंगूस जीतेगा या तो कोबरा जीतेगा। द मंगूस इज़ नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। अब जो मंगूस है, ऐसा नहीं मंगूस के अंदर कोई एंटी पॉइज़न है। वो उसको पॉइज़न लग सकता है, वो उसके इम्यून नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर सांप उसको काटेगा तो वो मरेगा नहीं, वो मर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और क्विकर होता है अपनी बॉडी को इधर उधर हिलाने में देन दी स्नेक। द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक। जो कोबरा है जैसा एनिमल है, वो भी एक सांप है। सांप बहुत तेज़ तर रहा है, तो वो पूरी कोशिश करता है डिफेंस करने की और मंगूस पर अटैक करने की और एकदम से एक झटके से वार करने की। बट द क्विक मूविंग मंगूस जंप्स आउट ऑफ रीच कम्स एट द स्नेक फ्रॉम द अनदर डायरेक्शन। लेकिन एकदम से भागता हुआ जो मंगूस होता है वो दूसरे डायरेक्शन में कोबरा पे अटैक कर देता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू द स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन, दिस constant movement tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap close, bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrates. अब जो सांप है ना, उसको डिफेंस पोजीशन में आने में टाइम लगता है। एक बार जब वो अटैक करता है ना, तो उसके बाद अगर वो अटैक फेल हो जाए तो उसको दोबारा पोजीशन में आना पड़ता है और उसमें बहुत टाइम लगता है। उसी टाइम का इस्तेमाल करता है मंगूस, एकदम से झपटता है और जो सांप होता है उसके पीछे से वो काट देता है। जो उसकी पीछे वर्टिब्रेट होती है, यानी इसकी जो स्पाइनल होता है स्ट्रक्चर, उसको एकदम से तोड़ देता है, जिस कारण से जो स्नेक होता है वो आप समझ सकते हो पैरालाइज हो जाता है और इस कारण से इसकी मौत हो जाती है। मंगूस जीत जाता है। यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री। आप सब लोगों ने बनियन ट्री तो देखा ही होगा। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट वॉट ऑथर सा एज अ यंग बॉय व्हेन ही वॉज सिटिंग एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। ये एक स्टोरी एक लड़के की है जिसने एक अपने बनियन ट्री पे, उनके घर में एक बनियन ट्री था, एक बरगद का पेड़ था, उस पर बैठ के उस बच्चे ने एक मंगूस और एक कोबरा के बीच लड़ाई देखी थी। उसकी ये कहानी है। पार्ट 1। Though the house and the grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. अब इसमें जो ये भी जो स्टोरी है, ये फर्स्ट पर्सन स्टोरी है। इसमें जो नरेटर है, जो स्टोरी को जिसने के साथ ये घटना हुई है, वही स्टोरी की कहानी को हमें सुना रहा है। ये आई में लिखी गई है। तो इसमें जो नरेटर है, जो स्टोरी लिखी है, वो सबसे पहले कह रहा है कि घर और ज़मीन तो मेरे दादा दादी की थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की थी, लेकिन जो उनका सबसे पुराना बहुत खूबसूरत बनियन ट्री था वो मेरा था। और इसका बहुत मुख्य कारण ये है कि जो दादाजी थे वो 65 के थे और अब वो उस पेड़ को नहीं चढ़ सकते थे। Its spreading branches which hung to the ground and took roots again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. अब कह रहा है कि जो उसकी बनियन ट्री था, उसकी पूरी की पूरी जो ब्रांचेस थी वो फैली हुई थी। और आपने देखा होगा जो बनियन ट्री होता है उसकी जो ब्रांचेस होती है वो लटकी सी होती ना, एकदम वो हैंग कर रही होती है ज़मीन पे, और जैसे ही वो ज़मीन को टच करती हैं वो दोबारा से ज़मीन में उग जाती है। तो एक कारण से एक बहुत बड़ा सा इकोसिस्टम अपने आप में बन जाता है बनियन ट्री का। सो उसी तरीके से वो था। और उसकी इन चीज़ों को देख के कि आसपास इतनी जगहें अंदर ही अंदर जो पेड़ की ब्रांचेस है वो रूट्स बनी हुई हैं, उसको देख के जो राइटर है उसको काफ़ी खुशी होती थी, उसको मज़ा आता था ये सब देख के। अमंग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज। अब उस बनियन ट्री के ने काफ़ी ज़्यादा जानवरों को घर बनाया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जानवर वहाँ रहते थे, जो थे स्क्विरल्स, स्नेल्स, बटरफ्लाइज,
The tree was older than the house, older than grandfather, and older as Dehradun itself. I could hide myself in its branches and behind the thick green leaves and spy on the world below. अब जो स्टोरी का नरेटर है वो कह रहा है कि वो जो पेड़ था वो इस घर से भी ज़्यादा पुराना था, मेरे दादाजी से भी ज़्यादा पुराना था और देहरादून से भी ज़्यादा पुराना था। अब देहरादून एक जगह है उत्तराखंड में और मैं अपने आप को उसकी ब्रांचेस के पीछे छुपा सकता था। उसकी जो थिक ग्रीन लीव्स थी उनके पीछे छुप के मैं पूरी दुनिया पे नज़र रख सकता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। अब मेरा जो पहला दोस्त था वो एक छोटी सी ग्रे कलर की स्क्विरल थी। Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. अब जो फर्स्ट टाइम वो जो स्क्विरल से मिलता है तो वो जो स्क्विरल है उसको काफ़ी रिजेंट फील होता है, यानी उसको काफ़ी गुस्सा एंगर फील होता है कि वो कहीं उसको परेशान तो नहीं करने आ गया, उसकी प्राइवेसी को, यानी उसके घर में वो घुस रहा है। लेकिन बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कटापुलेट और एयर गन ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरे पास कोई ये कैटापुलेट का मतलब शायद से वो होता है स्टूडेंट्स, उसको गुलेल होती है ना, उसको वो कहते हैं, और एयर गन वगैरह नहीं है, वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है, मुझसे बात करना शुरू कर देता है। And when I started bringing him pieces of cake and biscuits, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. लेकिन जब मैंने उसके लिए केक और बिस्किट लाना शुरू कर दिए तो वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया, काफ़ी ज़्यादा उसमें ना थोड़ी ताकत आ गई और वो मेरे हाथों से मोरसेल्स लेना, मतलब बिस्किट और केक के बड़े बड़े टुकड़े लेना उसने शुरू कर दिया अपने आप खींच खींच के। But long he was delving into my pockets, helping himself to whatever he could find. लेकिन कुछ टाइम बाद वो ऐसा हो गया कि वो जैसे ही मैं आता था वो मेरी पॉकेट के अंदर अपने हाथ घुसाने लगता था चेक करने के लिए कि मैं क्या लेकर आया। He was very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. अब वो जो स्क्विरल था वो काफ़ी छोटा था, तो नरेटर के हिसाब से उसको लगता है कि जो स्क्विरल की फैमिली वाले या रिलेटिव होंगे उसको लगता होगा कि वो जो स्क्विरल है वो एक फुलिश है, वो पागल है, जो है वो एक इंसान से दोस्ती कर रहा है या एक इंसान को पे भरोसा कर रहा है। इन द स्प्रिंग, पतझड़ के मौसम में, व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, मतलब जब बनियन ट्री के वो छोटे छोटे रेड कलर के वो लग जाते हैं, फ्रूट्स लग जाते हैं, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स विल फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस। बहुत टाइप की बर्ड्स आ जाती हैं वहाँ पे, उस झुंड बना के बैठ जाती थी उसकी ब्रांचेस पे। द रेड बॉटम बुलबुल, बुलबुल भी, cheerful and greedy parrots, मैना, crows, scrabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. जब बसंत का मौसम आता था, नए नए फ्रूट्स उगते थे बनियन ट्री पे, सारी की सारी जितनी भी बर्ड्स होती थी वहाँ की झुंड बना के वो लड़ाई करने लग जाती थी, और पूरे गार्डन में सबसे ज़्यादा नोइजियस्ट प्लेस जहाँ आवाज़ें होती थी वो बनियन ट्री था। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ड अ क्रूड प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे जब वो ट्री के थोड़े से ऊपर उसने एक थोड़ा सा हल्का सा क्रूड मतलब कच्चा पक्का सा प्लेटफॉर्म बना लेता जहाँ पे वो बैठता था और अपनी दोपहर बिताता था जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम लिविंग रूम। वो एक लिविंग रूम से कुशन भी ले आता और वहाँ पे वो आराम से बैठ के वो पढ़ता था किताबें। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फेन, द स्टोरी ऑफ द डूलिटल were some of the books that made my banyan tree library। और वहाँ पे उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी जहाँ पे वो किताबें पढ़ता था। When I did not feel like reading, I could look down the leaves and the world below। जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं अपने बुकों को साइड रख के नीचे देखना शुरू कर देता था। And on one particular afternoon, I had a grandstand view of the classic of the Indian wilds, a fight between a मोंगूस है ना कोबरा। वो कहता है कि एक बार क्या हुआ, मुझे पढ़ने से मैं बोर हो गया था और मैंने अपनी बुकें साइड रखी और मैंने दोबारा बनियन ट्री के नीचे देखना शुरू कर दिया, और वहाँ पे मैंने एक ऐसा मैच देखा जिसको इंडिया में क्लासिक कहा जाता है, और वो कौन सी लड़ाई थी, मोंगूस और कोबरा के बीच में। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। The warm breezes of approaching summer has sent everyone, including the gardener, into the house। अब जो गर्मी थी तो गर्म हवा, लू स्टार्ट हो गई थी, उसके कारण सब लोग घर के अंदर घुसे पड़े थे, इंक्लूडिंग गार्डनर वगैरह सब लोग। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ। वो कहते हैं कि मुझे भी थोड़ा ड्राउजी मतलब थका थका सा फील हो रहा था। वॉन्डरिंग इफ़ आई शुड गो टू पॉन्ड और हैव अ स्विम विद रामू एंड दी बफलोज। और वो सोचने लगा कि क्या मुझे पॉन्ड के पास जाना चाहिए या मुझे रामू के साथ बफलो के साथ तैरने जाना चाहिए। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक
cobra gliding out of the clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight to the cobra. तभी वो अचानक से देखते कि कुछ कैक्टस के जो पेड़ थे वहाँ के अंदर से जो कोबरा बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे एक मंगूस भी आ जाता है. In a clearing beneath the banyan tree, in the bright sunshine, they came face to face. दोपहर का टाइम था, बहुत तेज़ धूप चल रही थी और धूप के टाइम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे. द कोबरा न्यू only too well that the grey mongoose, the 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. But the cobra too was a skilled and experienced fighter. कोबरा जानता था कि जो मंगूस आया है, जो ग्रे मंगूस, जो 3 फीट लंबा है और एक बहुत तेज़ फाइटर है, क्लेवर है, समझदार है और गुस्से वाला है, लेकिन कोबरा भी स्किलफुल और एक्सपीरियंस था. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट. वो बहुत तेज़ स्पीड में और बिजली की तेज़ी से वो अटैक कर सकता था. एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन. और जो उसकी दांतों के पीछे जो पॉइजन की थैलियाँ थीं उनके अंदर बहुत ख़तरनाक जहर था. इट वॉज टू बी द बैटल ऑफ चैम्पियंस. और जो बैटल था, ये जो लड़ाई थी, ये सिर्फ चैम्पियंस के लिए थी. हिसिंग डिफियंस मतलब रेजिस्टेंस, रेबेलियन मतलब एकदम से रेडी हो जाना कुछ बड़ी लड़ाई के लिए. ही फोक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, अपनी जीभ को अंदर बाहर करता है. द कोबरा रेस्ट 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड. वो अपने आप को उठा लेता है ज़मीन से ऊपर. एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेल्ड हुड. और वो एकदम से अपने हुड को एकदम से मतलब अपने सिर को ऊंचा कर लेता है और दिखाने लग देता है. द मंगूस बुश्ड हिज टेल. और जो मंगूस है वो भी अपनी टेल को इधर उधर हिलाने लगता है. द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप. और जो उसके पीछे बाल थे वो एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं. दो द कॉम्बैक्टेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री. अब जो कॉम्बैक्टेंट्स मतलब जो लड़ाई कर रहे थे, कौन लड़ाई कर रहा था? वो कोबरा और मंगूस. वो नहीं जानते थे कि हमारे स्टोरी का नरेटर वहाँ पेड़ पे बैठा हुआ उनको देख रहा है. दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 other स्पेक्टेटर्स. उनके बाद उनको दिखता है कोबरा और मंगूस को कि 2 लोग उनको देखने आ गया. और वो कौन थे? वन वॉज अ मैना एंड अदर वॉज अ जंगल क्रो. एक मैना आ गई थी और एक क्रो आ गया था, जो वहाँ कैक्टस के ऊपर वो लोग बैटल को देख रहे थे बैठ के. दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर द बैटल. दे हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम. हैड दे बिन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बिन वेल फॉर बोथ ऑफ देम. वो नरेटर कहता है स्टोरी का कि अगर वो लोगों ने सिर्फ बैठ के मैच देखा होता तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता. अब ऐसा क्या हुआ, अब ये देखते हैं. द कोबरा स्टूड इन डिफेंसिव. वो एकदम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहता है. स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. अपने आप को इधर उधर, साइड टू साइड, इधर उधर ऐसे हिला रहा था. ट्राइंग टू मेस्मराइज द मंगूस एंड मेकिंग अ फॉल्स मूव. वो कोशिश कर रहा था कि मंगूस एक गलत वार करे उसके ऊपर. बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज. लेकिन वो जो मंगूस है वो जानता था कि उसकी जो दुश्मन था उसकी वो आंखें जो झपकती नहीं थी. एंड रिफ्यूज टू मीट दैम. और उसने उनकी आंखों को देखा नहीं, उसकी कोबरा की. इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक. लेकिन उसकी नज़र थी कोबरा के हुड के नीचे, मतलब उसकी गर्दन के एकदम से नीचे. और एकदम से उसने अटैक कर दिया उसके ऊपर. मूविंग फॉरवर्ड क्विकली एंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच. वो एकदम से वो भागा और वो तुरंत ही कोबरा की जो अटैक जोन होता है ना, जहाँ तक कोबरा अटैक कर सकता है, उससे थोड़ा दूर चला गया. द मंगूस मेड अ प्रिटेंडेड मूव ऑन वन साइड. वो एकदम से एक ऐसे ही मूव करता है कि वो साइड की ओर जा रहा है. एंड इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक. और उसके जैसे ही वो साइड पे जाता है कोबरा उस पर हमला कर देता है. हिज ग्रेट हुड केम सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस. पर उसने इतनी तेज़ वार करा कि जो नरेटर था स्टोरी का उसको लगा कि मंगूस नहीं बच पाएगा. बट द लिटिल फेलो जस्ट जम्प नीटली टू वन साइड. लेकिन एकदम से जो मंगूस था वो उसके वार को पास करते ही एकदम से साइड में मूव हो जाता है और वो बच जाता है. बाइटिंग द स्नेक ऑन दी. और एकदम से जैसे ही वो बचता है वो तुरंत ही घूम के कोबरा के पीछे, उसकी गर्दन के पीछे काट लेता है. डार्टिंग अवे आउट ऑफ रीच. और वो कोबरा के काटने वाले मुंह से, जो उसका एरिया होता है जहाँ से वो काट सकता है, उससे बाहर निकल जाता है. एट द सेम मोमेंट दैट कोबरा स्ट्रक the crow and the मैना hurled themselves at him only to collide heavily in the midair. अब जैसे ही जो कोबरा उसका जो दो था, कोबरा जैसे ही वो अपनी डिफेंसिव पोजीशन से निकलता है, मतलब जैसे ही वो एकदम से हल्का फुल्का हो जाता है, मतलब वो बचने वाला नहीं है,
तुरंत ही इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं वो क्रो और मैना, और दोनों एकदम से उस कोबरा पे अटैक कर देते, लेकिन वो हवा में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर वो एक दूसरे के ऊपर इंसल्ट करते हैं, एक दूसरे को कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं, और एकदम से वो वापस कैक्टस प्लांट पे बैठ जाते हैं। और जो थोड़ी सी ड्रॉप थी जो उनकी टकराने के कारण हुई थी, जो टकराए थे तो किसी को चोट लगी हो, किसी बर्ड को, वो कोबरा की पीठ पे गिर जाती है। तो कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। अब कोबरा दोबारा वार करने की कोशिश करता है लेकिन मिस हो जाता है। अगेन द मंगूस स्प्रैंग असाइड एंड जम्प्ड अ बिट। वो वैसे ही मिस होता है जैसे दोबारा मंगूस जो होता है वो हल्का सा मूव करता है, और कोबरा का जो वार होता है वो नहीं कर पाता। अब दोबारा बर्ड कोशिश करती हैं जंप करने की, एकदम से स्नेक को पकड़ने की, लेकिन वो दोबारा से एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं, और फिर वो दोबारा कैक्टस पे बैठ जाती है। तो अब भी हमें पता चल रहा है कि जो मेना और जो वो क्रो है वो दोनों भी मंगूस की तरह कोबरा को खाना चाहते हैं। The third round followed the same course as first but with one dramatic difference. अब जो थर्ड राउंड था वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होता है। The crow and the मैना still determined to take part in the proceedings divert the cobra. अब इस बार भी दोबारा मैना और क्रो दोनों एक साथ कोबरा पे झपट्टा मारते हैं, लेकिन दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर वेल टू देयर मार्क। लेकिन इस बार वो दोनों एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। The मैना flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in the mid-air and turn back. In the second that it took the bird to do, the cobra whipped his head and the back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while and then lay still. The मैना remained on the cactus plant. अब जैसे ही मैना और जो वो था क्रो, वो एकदम से झपट्टा मारने आ रहे होते हैं, लेकिन एकदम से जो मैना होती है वो वहाँ से पीछे हट जाती है, क्योंकि वो देख रही होती है कि जैसे ही क्रो वो आगे बढ़ता है, जो वो होता है कोबरा वो एकदम से ऊपर चढ़ता है, और उसके बाद वो जो बर्ड होती है क्रो उस पर झपट्टा मार के उसको एकदम से उसकी बॉडी पे काट लेता है। जैसे ये देखो आप, यहाँ काट लिया उसने एकदम से, और वो देख लेती है मैना कि एकदम से जो वो कोबरा वो कूदने वाला एकदम से वो पीछे हट जाती है, लेकिन कोबरा वो नहीं देख पाता और वो आगे आगे बढ़ता रहता है, और कोबरा उसको एकदम से काट लेता है। और जैसे वो काटता है वो जो क्रो होता है उसको इतनी ज़ोर से झटका लगता है कि वो बहुत दूर जाके गिरता है, और फिर वहाँ उसकी मौत हो जाती है। और जो मैना है वो दोबारा कैक्टस ट्री पे फटाफट बैठ जाती है। द स्नेक एंड दी मंगूस रिटर्न टू द फाइट। लेकिन जो स्नेक और मंगूस है उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रो की मौत हो गई है, वो दोबारा लड़ाई करने चले जाते हैं। वेरी वाइजली डिसाइड नॉट टू इंटरफियर अगेन। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मंगूस वॉकड फियरलेसली टू इट। और उसके बाद वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन जब कोबरा था वो थकने लग गया था, और मंगूस जो था वो भी तेज़ तर्रार था। Raised himself on the side of the short leg within the lightning snap had a big snake by the throat. और फिर जैसे ही वो कोबरा था वो थकने लग गया था, तुरंत ही दोबारा से मंगूस कूदता है और उस स्नेक के जो पीछे की उसकी गर्दन वाली साइड होती है उस पर अटैक कर देता है। द कोबरा विथ हेड एंड लैश्ड आउट अबाउट इन द फ्राइटनिंग मैनर। और एकदम से जो कोबरा होता है वो डर जाता है और एकदम से हिल जाता है। एंड इवन कोल्ड इटसेल्फ अराउंड दी मंगूस। और कोशिश करता है अपने आप को मंगूस के अराउंड लपेटने की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन। लेकिन जो वो एकदम से कोशिश करता रहता है लड़ाई करने की, लेकिन जो मंगूस होता है वो उसको पकड़ा रहता है जब तक जो सांप है वो अपना स्ट्रगल करना छोड़ नहीं देता। और उसके बाद वो एकदम से वो ढीला पड़ जाता है और उसके बाद वो मर जाता है। और जो फिर मंगूस होता है वो उसको खींच के वापस बुशेस के अंदर ले जा देता है खाने के लिए। द मैना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopping about, peered in the bushes from the safe distance, and then with a shrill cry of congratulation flew away. और इस बार जो मैना है वो थोड़े ध्यान से ग्राउंड पे उतरती है, और उसके बाद वो बुशेस में जहाँ वो झाड़ी झनकार होता है वहाँ जहाँ पे मंगूस उस कोबरा को लेकर गया होता है वहाँ उसको देखती है, और इस बार एकदम से वो थोड़ा अपनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के मंगूस को जो जीता होता है वो वहाँ से उड़ जाती है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी स्टूडेंट्स, ये कि कैसे मंगूस जो होता है वो अपने आप को वो जीतता है। और इसमें हमने देखा कि कैसे जो क्रो और मैना थे वो बार बार इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे, और उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसका ये फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। जो क्रो था उसकी डेथ होगी, और मैना को भी पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम उसको जब भी कोई ऐसी लड़ाई हो उसमें उसको घुसना नहीं है, राइट। और जो हमारे स्टोरी का नरेटर था वो तो आराम से पेड़ पे चढ़ के ये सब देख रहा था। सो इसी के साथ साथ हमारी पूरी की पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है स्टूडेंट्स, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।